हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MGSU SP क्लासेज बीकानेर पर हार्दिक स्वागत है। तो आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 2 जो कि पेपर सेकंड है, समकालीन भारत और शिक्षा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो किसी भी विश्वविद्यालय का, उन सब के लिए बहुत ही क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इस क्लास में आपको एक महामैराथन क्लास, जिसके द्वारा पूरा सिलेबस आपको इसी एक क्लास के अंदर कवर हो जाएगा। और मुझे यही आशा करता हूं कि आपने पहली क्लास भी देखी होगी जो कि चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप की मैंने लगा रखी है। तो आप इस क्लास को पूरा जरूर देखें और अपने साथियों को भी शेयर करें और इस क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण व उपयोगी रहने वाली है। तो बात करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले छोटे वाले क्वेश्चनों से चर्चा करेंगे कि पहला क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रशासन क्या है। तो विद्यार्थियों, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संसाधनों के समन्वित संचालन की प्रक्रिया शैक्षिक प्रशासन कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है कि शक्तियों का प्रत्यायोजन क्या होता है। तो उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ को अधिकार सौंपना प्रत्यायोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यायोजन कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि केंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं या इसका क्या आशय है। तो निर्णय लेने की शक्ति का एक ही स्तर या व्यक्ति में केंद्रित होना केंद्रीकरण होता है। क्या होता है? केंद्रीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि आदेश की एकता यानी यूनिटी ऑफ कमांड का अर्थ क्या होता है। तो प्रत्येक कर्मचारी को केवल एक ही वरिष्ठ अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए, उसी को बोलते हैं आदेश की एकता। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है अनुच्छेद 21 से संबंधित है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा प्राप्त करवाना वो होता है अनुच्छेद 21 से संबंधित होता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 45 का उद्देश्य क्या है। तो 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा करना अनुच्छेद 45 का उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट आपके लिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है। तो प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना शिक्षा का सार्वभौमिकरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए समान शैक्षिक अवसर का अर्थ क्या है। तो बिना भेदभाव किसी को भी शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार मिलना समान शैक्षिक अवसर माना जाता है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं विद्यार्थियों। तो संविधान में वर्णित वे सिद्धांत जो राज्य को कल्याणकारी नीतियां बनाने हेतु मार्गदर्शन देते हैं वे होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अगला नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र की आधारशिला क्या है। तो शिक्षित एवं जागरूक नागरिक लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है कि समाजवादी व्यवस्था में शिक्षा की भूमिका। तो समानता, सामाजिक न्याय, अवसरों की समानता को बढ़ावा देना, ये सब होते हैं समाजवादी व्यवस्था में शिक्षा की भूमिका। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता का मुख्य साधन क्या है। तो मूल्य परक एवं समावेशी शिक्षा देना, ये होता है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा को सामाजिक उप प्रणाली क्यों कहा जाता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए विद्यार्थियों, क्योंकि वे समाज की अन्य प्रणालियों, चाहे आर्थिक है चाहे राजनीतिक, उनसे क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन आपके लिए कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। तो समाज की संरचना एवं मूल्यों में समय के साथ होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट आपके लिए 15 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक गतिशीलता सोशल मोबिलिटी क्या होती है। तो व्यक्ति या समूह का एक सामाजिक स्तर से दूसरे स्तर पर जाना क्या होता है, सामाजिक गतिशीलता होता है। तो विद्यार्थियों, ये छोटे वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, उसके बाद आपके दीर्घ उत्तरार्धक भी आएंगे और लघु उत्तरार्धक भी, आपको पूरा सिलेबस इसके अंदर कवर कराएंगे। अगर आपने इस क्लास को अच्छे से देख लिया तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए महामैराथन क्लास लगा रखी है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों को, अपने ग्रुप के साथियों को, अपने कॉलेज के सहपाठियों के साथ इस क्लास को जरूर साझा करें। नेक्स्ट आपके लिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक विलंब का अर्थ क्या होता है, यानी कल्चरल लेग का अर्थ क्या होता है। तो भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के परिवर्तन की गति में अंतर होना। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है लैंगिक असमानता किसे कहते हैं, यानी स्त्री पुरुष के बीच अवसरों व अधिकारों में असमानता आना लैंगिक असमानता कहलाता है। नेक्स्ट आपके लिए 18 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रीय विषमता क्या है। तो विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों व विकास स्तर में अंतर होना क्षेत्रीय विषमता माना जाता है। नेक्स्ट आपके लिए 19 नंबर क्वेश्चन है मेकाले का मिनट 1835 किससे संबंधित है, यानी एक प्रकार का कोई प्रावधान है जो कि अंग्रेजी माध्यम से पश्चात पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित माना जाता है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, वुड्स डिस्पेज 1854 को क्या कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट आपके लिए नई तालीम के प्रवर्तक कौन थे। तो ये जो भी आपके लिए क्वेश्चन बता रहा हूं ना, ये सारे के सारे PYQ आधारित है, यानी पीछे भी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में या बीएड के एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, वहीं से आपका पूरा ये कवर किया जाता है। तो नई तालीम के प्रवर्तक ध्यान रख लेना, महात्मा गांधी माना जाता है और महात्मा गांधी को ही नई तालीम के प्रवर्तक माना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको याद होना चाहिए डॉक्टर
लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो कि मुदालियर आयोग के अध्यक्ष माने जाते हैं। फिर आपके लिए शिक्षा आयोग 1964-66 किस नाम से प्रसिद्ध है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोठारी आयोग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोठारी आयोग भी कहा जाता है। अगला आपके लिए 24 नंबर क्वेश्चन, आरटी अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 से लागू होता है। फिर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का मुख्य कार्य क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी का मुख्य कार्य क्या है, तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण एवं शैक्षिक अनुसंधान करवाना। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, एनसीटीई का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षक शिक्षा संसाधनों को मान्यता एवं मानक निर्धारण करना एनसीटीई का पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए 27 नंबर, सीबीएसई का क्या कार्य होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीबीएसई का क्या कार्य होता है, तो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षाओं का संचालन करवाना। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, सीएबीई का क्या कार्य होता है, तो शिक्षा संबंधी सर्वोच्च परामर्शदात्री निकाय लागू करना। नेक्स्ट आपके लिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर यही क्वेश्चन है कि डीआईईटी यानी डाइट का मुख्य कार्य क्या होता है, जो कि शैक्षिक या जिले स्तरों पर होती है, जो कि अपने जैसे कि बीकानेर है या मान लो कि और भी डाइट के जो केंद्र होते हैं वहां अलग अलग कुछ सर्वोच्च बनाए जाते हैं, जो कि प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का वहां प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आपके लिए सर्ट की भूमिका क्या होती है, तो SIERT की सर्ट की भूमिका क्या मानी जाती है, राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम विकास एवं शैक्षिक प्रशिक्षण माना जाता है। तो ये थे आपके लिए 30 इंपोर्टेंट छोटे वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको हम इसी वीडियो के अंदर इन सारों की विस्तृत चर्चा करेंगे, यानी बड़े वाले क्वेश्चन जो दीर्घ उत्तरात्मक और आपके लिए लघु उत्तरात्मक होने वाले। आपको ध्यान से क्लास को देखना है, बस इसको अच्छे से कवर करके जाना है। तो बात करते हैं महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि शैक्षिक प्रशासन जो कि एवं शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा, आवश्यकता, विशेषता एवं सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी विद्यार्थी जिसने भी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया, सबसे पहले आप लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बात करें शैक्षिक प्रशासन की, तो शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास का आधार होती है, यानी शिक्षा की गुणवत्ता केवल पाठ्यक्रम या शिक्षक पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके सुचारू संचालन पर भी निर्भर करती है। विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजनाबद्ध संचालन, निर्देशन एवं नियंत्रण आवश्यक होता है। यही कार्य शैक्षिक प्रशासन एवं शैक्षिक प्रबंधन के माध्यम से संपन्न होता है। फिर नेक्स्ट आपको विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रशासन की अवधारणा, तो कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी शैक्षिक प्रशासन का तात्पर्य शिक्षा संस्थाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नीतियों का निर्माण करना, निर्देशन करना, समन्वय एवं नियंत्रण से माना जाता है। ये व्यापक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था का संचालन करता है। प्रसिद्ध प्रबंधक विचारक हेनरी फ्योल के अनुसार प्रशासन का संबंध योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन देना और नियंत्रण करना माना जाता है। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन इन सभी कार्यों को शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपनाता है। अगर हम सरल शब्दों में देखें तो शैक्षिक प्रशासन शिक्षा प्रणाली का उच्च स्तरीय संचालन एवं नियंत्रण माना जाता है, जिसमें नीतियां, नियम एवं दिशा निर्देश निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपके लिए शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा, तो यानी कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। क्या होता है प्रबंधन, तो शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ होता है शिक्षा संस्थानों में संसाधनों जैसे कि मानव है, भौतिक है, आर्थिक है, उनका कुशल उपयोग हम कैसे करें, निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कैसे करना है, उसके बारे में हमें बताता है शैक्षिक प्रबंधन। जो ये मुख्यतः विद्यालय स्तर पर कार्य करता है, जहां प्रधानाचार्य और शिक्षक मिलकर क्या करते हैं, योजनाओं को लागू करते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस समय कौन सी क्लास लगानी है, बच्चों का मिड डे मील कैसा होना चाहिए, उसकी क्या जो मैनेजमेंट का कार्य करता है वो प्रधानाचार्य करता है और शिक्षक उसका सहयोग करते हैं। प्रबंधन के जनक माने जाने वाले पीटर ड्रकर कौन होते हैं, जो प्रबंधक है शैक्षिक प्रबंधन उसके जनक माने जाते हैं पीटर ड्रकर। उसने प्रबंधन को उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संसाधनों के प्रभावी उपयोग की कला बताया। अगर इसकी अंतर बात करें तो इसके अंतर में यह आता है कि प्रशासन नीति निर्माण करता है, जबकि प्रबंधन उन नीतियों को क्रियान्वित करता है या लागू करता है। फिर तीसरा पॉइंट आता है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन की आवश्यकता। तो विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति शिक्षा के राष्ट्रीय एवं संस्थागत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए होती है। संसाधनों का समुचित उपयोग, समय, धन, मानव संसाधन का प्रभावी उपयोग, अनुशासन एवं व्यवस्था, तो संस्थान में समन्वय एवं अनुशासन बनाए रखना। चौथा पॉइंट है गुणवत्ता सुधार यानी शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु सतत निगरानी करना। पांचवा पॉइंट है लोकतांत्रिक वातावरण, तो सहभागिता एवं सहयोग की भावना विकसित करना। छठा पॉइंट है परिवर्तन के अनुरूप अनुकूल करना, नई शिक्षा नीतियों एवं तकनीकों को लागू करना। वर्तमान संदर्भ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी एनईपी 2020 के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावी शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं। चौथा पॉइंट कौन सा है कि शैक्षिक प्रशासन की विशेषता क्या है, तो लक्ष्य उन्मुखता, स्पष्ट उद्देश्यों पर आधारित होना, नीति निर्माण, नियम एवं दिशा निर्देशों का तय करना, समन्वयात्मक प्रकृति, नियंत्रण एवं मूल्यांकन, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, मानव केंद्रित। आपको ये पॉइंट याद कर लेने।
फिर आपके लिए 5वां पॉइंट आता है कि शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं। तो पहला पॉइंट है व्यवहारिक दृष्टिकोण, जिसके अंदर सिद्धांतों का वास्तविक जीवन में प्रयोग होता है। संसाधन प्रबंधन, जिसके अंदर मानव एवं भौतिक संसाधनों का उचित उपयोग होता है। निर्णय क्षमता, जिसके अंदर समय अनुसार उचित निर्णय लेना। प्रेरणा एवं नेतृत्व, कर्मचारियों को प्रेरित करना। सहयोगात्मक कार्यशैली, टीम भावना का विकास करना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिर आपके लिए 6वां पॉइंट है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के सिद्धांत क्या है। तो पहला सिद्धांत आता है योजना का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। क्या होती है? तो भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य योजना बनाना। दूसरा है संगठन का सिद्धांत, जो कि कार्य विभाजन और अधिकार उत्तरदायित्व का निर्माण करता है। तीसरा निर्देशन का सिद्धांत। चौथा समन्वय का सिद्धांत। पांचवा नियंत्रण का सिद्धांत। छठा नेतृत्व का सिद्धांत। सातवां प्रेरणा का सिद्धांत। आठवां लोकतांत्रिक सिद्धांत। अगर हम सारणी के माध्यम से बात करें प्रशासन और प्रबंधन में अंतर क्या है, तो एक तरफ है एक शैक्षिक प्रबंधन और एक है शैक्षिक प्रशासन। तो कार्य नीति निर्माण करना होता है, इसका उच्च स्तर होता है, जबकि इसका संस्थागत स्तर होता है। इसका व्यापक होता है, व्यापारिक होता है। आपको इसको सारणी को अच्छे से देख लेना है। फिर अगर इसका निष्कर्ष की बात करें तो शैक्षिक प्रशासन एवं शैक्षिक प्रबंधन शिक्षा व्यवस्था के दो महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। प्रशासन दिशा निर्धारित करता है, जबकि प्रबंधन उस दिशा में कार्य करता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। यदि प्रशासन मजबूत होगा और प्रबंधन प्रभावी होगा तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और राष्ट्रीय विकास को नई गति मिलेगी। अतः यह कहा जा सकता है कि शैक्षिक संसाधनों की सफलता के लिए सुचारू शैक्षिक प्रशासन एवं कुशल शैक्षिक प्रबंधन होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। यह था विद्यार्थियों आपके लिए पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि अधिकार शक्तियों का प्रत्यायोजन, केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण, निर्देशन, संचार, आदेश की एकता तथा TQM की अवधारणाओं का व्याख्या कीजिए। यानी जो एक बड़ा क्वेश्चन होता है उसको समावेश करके एक अच्छा क्वेश्चन जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयार करवा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको। और जिस भी विद्यार्थी को सभी चारों सब्जेक्ट के या चारों पेपर के PDF नोट्स लेने तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। और बता देता हूं ये PDF फ्री नहीं है, पेड होगी। एक सब्जेक्ट पेपर का आपके लिए 40 रुपीज है और चारों का लेते हो तो 150 रुपए में आपको पूरा सिलेबस अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी बेस्ट से बेस्ट आपके लिए तैयार किया हुआ है। ठीक है, बात करें अगर अधिकार की तो शैक्षिक प्रशासन एवं लोक प्रशासन के क्षेत्र में संगठन की सफलता एवं इन मूलभूत प्रबंधन की अवधारणाओं पर आधारित माने जाते हैं। किसी भी विद्यालय, विश्व महाविद्यालय या शैक्षिक संस्था में सुचारू संचालन हेतु अधिकारों का स्पष्ट निर्धारण, शक्तियों का समुचित वितरण, प्रभावी निर्देशन, सुदृढ़ संचार व्यवस्था तथा आदेश की एकता अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। आधुनिक समय में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन TQMP शिक्षा में गुणवत्ता सुधार का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसको विवेचन कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला था अधिकार। क्या होता है अधिकार? तो अधिकार से आशय उस वैधानिक शक्ति से है जिसके आधार पर कोई अधिकारी अपने अधीनस्थों यानी जो नीचे कार्य करने वाले होते हैं उसको आदेश देने तथा उससे कार्य कराने का अधिकार रखता है। अधिकार संगठनात्मक पद से जुड़ा होता है, व्यक्ति से नहीं जुड़ा होता। अगर हम कुछ विद्वानों के मत की बात करें जिसके अंदर सबसे पहले आते हैं हेनरी फ्योल। क्या कहते हैं हेनरी फ्योल? कि अधिकार आदेश देने का अधिकार तथा आज्ञा पालन कराने की शक्ति माना जाता है। जबकि बात करें मैक्स वेबर तो मैक्स वेबर यही कहते हैं कि अधिकार को वैधानिक सत्ता माना और इसे पारंपरिक, करिश्माई तथा वैधानिक वैद्य प्रकारों में विभाजित किया गया। फिर बात करते हैं अधिकार की विशेषता क्या है। तो पहला पॉइंट है ये पद आधारित होता है। जो अधिकार होता है वो क्या होता है विद्यार्थियों? ये पद आधारित होता है। इसके साथ उत्तरदायित्व जुड़ा होता है। ये संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग नियमों के अंतर्गत होता है। फिर अगला पॉइंट आपके लिए शैक्षिक संदर्भ में महत्व है। तो शैक्षिक संदर्भ में महत्व है तो विद्यालय में प्रधानाचार्य को शिक्षकों को निर्देश देने का अधिकार होता है। यदि अधिकार स्पष्ट नहीं हो तो अनुशासन एवं कार्य निष्पादन प्रभावित माना जाता है। दूसरा पॉइंट है शक्तियों का प्रत्यायोजन। क्या होता है शक्तियों का प्रत्यायोजन? तो प्रत्यायोजन का अर्थ होता है उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ को कुछ अधिकार सौंपना ताकि वे निर्दिष्ट कार्यों को संपादित कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए प्रत्यायोजन के तत्व कौन कौन से? तो पहला आता है कार्य का निर्धारण करना, दूसरा अधिकार का हस्तांतरण करना, तीसरा आता है उत्तरदायित्व का निर्धारण करना। नेक्स्ट आपके लिए चौथा पॉइंट कौन सा? इसके अंदर नियंत्रण की व्यवस्था करना। हेनरी फ्योल ने इसे प्रबंधन की अनिवार्य प्रक्रिया माना था। विद्यार्थियों प्रत्यायोजन की आवश्यकता क्या है? तो पहला है कार्यभार में कमी आना, अधीनस्थों में नेतृत्व विकास होना, त्वरित निर्णय, संगठन में दक्षता वृद्धि। और अगला पॉइंट आपके लिए शैक्षिक उदाहरण की बात करें तो प्रधानाचार्य परीक्षा व्यवस्था का दायित्व है वरिष्ठ शिक्षक को सौंप देता है। इससे कार्य सुगमता से संपन्न हो जाता है। अगर इसके लाभ की बात करें तो पहला तो है समय की बचत होती है, दूसरा संगठनात्मक दक्षता होती है और अधीनस्थों का मनोबल भी वृद्धि हो जाती है। अगर इसकी सीमाओं की बात करें तो अधिकार का दुरुपयोग होगा, अनुभव की कमी होगी। फिर अगला पॉइंट है केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण। क्या होता है विद्यार्थियों? तो केंद्रीकरण होता है कि जब सभी महत्वपूर्ण निर्णय शीर्ष पर स्तर पर लिए जाते हैं और अधीनस्थों को कम अधिकार दिए जाते हैं उसे केंद्रीकरण कहा जाता है। फिर आपके लिए नेक्स्ट
विशेषताएं: निर्णय शक्ति शीर्ष पर होती है, नियंत्रण सशक्त होती है, नीतियों में एकरूपता होती है। अगर लाभ की बात करें तो अनुशासन, एकरूपता और स्पष्ट दिशा होती है। हानि तो निर्णय में विलंब होगा, अधीनस्थों में असंतोष होगा। अगर बात करें विकेंद्रीकरण की, तो विकेंद्रीकरण यही है कि जब निर्णय लेने की शक्ति विभिन्न स्तरों पर बांट दी जाती है, उसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। और लुइस ए एलन के अनुसार विकेंद्रीकरण संगठन में अधिकारों का व्यापक वितरण माना जाता है। विशेषताओं की बात करें तो निर्णय स्थानीय स्तर पर होते हैं, त्वरित कार्रवाई होती है, उत्तरदायित्व की स्पष्टता देखने को मिलती है। इसके लाभ: नवाचार को बढ़ावा, कर्मचारियों का विकास, कार्य में तीव्रता देखने को मिलती है। फिर शैक्षिक महत्व है तो विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी को अधिकार देकर विद्यालय स्तर पर निर्णय लेना विकेंद्रीकरण का उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट आपके लिए निर्देशन क्या होता है, डायरेक्शन। तो निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अधीनस्थों को संगठन के उद्देश्यों की ओर प्रेरित, मार्गदर्शित एवं नियंत्रित किया जाता है। निर्देशन के तत्वों की बात करें तो नेतृत्व, प्रेरणा, पर्यवेक्षण एवं संचार माना जाता है। फिर आपके लिए कुर्ट्ज एवं डोनेल क्या कहते हैं, उसके निर्देशन को प्रबंधन की सक्रिय क्रिया माना है। और शैक्षिक संदर्भ की बात करें तो प्रधानाचार्य द्वारा शिक्षकों को पाठ्यक्रम समय पर पूरा करने हेतु प्रेरित करना निर्देशन कहलाता है। मैं तो इसका लक्ष्य की स्पष्टता, अनुशासन और कार्य में समन्वय। अगर बात करें कम्युनिकेशन यानी संचार की बात करें तो संचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचना, विचार, भावनाएं एवं निर्देश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते जाते हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट बात करते हैं संचार की परिभाषा। तो केथ डेविस कहते हैं कि संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना एवं समझ का आदान प्रदान करता है। संचार के प्रकार: औपचारिक एवं अनौपचारिक, मौखिक एवं लिखित, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर या क्षैतिज हमें देखने को मिलते हैं। प्रभावी संचार की विशेषता क्या है? पहला स्पष्टता, दूसरा संक्षिप्तता, तीसरा उपयुक्त माध्यम, चौथा प्रतिपुष्टि। शैक्षिक महत्व है तो विद्यालय में शैक्षिक छात्र, शिक्षक, अभिभावक एवं शिक्षक प्रशासन के बीच संचार अत्यंत आवश्यक माना जाता है। अगला पॉइंट आपके लिए आदेश की एकता क्या है यानी यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? तो ये सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। हेनरी फ्योल ने इसे अपने 14 प्रबंधन सिद्धांतों में शामिल किया। ध्यान रख लेना, हेनरी फ्योल ने कितने प्रबंधन सिद्धांत दिए? 14 दिए। आवश्यकता की बात करें तो भ्रम की स्थिति समाप्त होना, उत्तरदायित्व स्पष्ट होना, अनुशासन में वृद्धि होना। और नेक्स्ट आज पे आता है शैक्षिक उदाहरण। तो यदि शिक्षक को प्रधानाचार्य और प्रबंध समिति दोनों अलग अलग निर्देश दे तो भ्रम उत्पन्न होगा, अतः एक ही आदेश स्रोत आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट आपके लिए TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM का पूरा नाम क्या हो गया? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। तो TQM एक आधुनिक प्रबंधन दर्जन है जिसका उद्देश्य संगठन में सतत गुणवत्ता सुधार करना होता है। और एडवर्ड डेमिंग को कहते हैं कि टीक्यूएम का जनक माना जाता है। किसे मानते हैं? डेमिंग को माना जाता है। अगर बात करें टीक्यूएम के सिद्धांत की तो पहला है ग्राहक संतुष्टि यानी शिक्षा में छात्र एवं अभिभावक, दूसरा सतत सुधार, और तीसरा टीम वर्क, चौथा नेतृत्व की प्रतिबद्धता, पांचवा गुणवत्ता नियंत्रण। शिक्षा में टीक्यूएम का महत्व क्या है? तो शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना, परिणामों में वृद्धि करना, विद्यार्थी संतुष्टि, विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना। अगर बात करें शैक्षिक उदाहरण की तो फीडबैक देता है और टीक्यूएम का प्रयोग करता है। अगर समग्र विश्लेषण की बात करें जो आपके लिए देखने को मिलेगा, इन सभी अवधारणाओं को गहरा संबंध है और शिक्षा प्रशासन इन सिद्धांतों का समुचित संतुलन करता है और केंद्रीकरण से रचनात्मक प्रभावित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए शिक्षा से संबंधित भारतीय संविधान के प्रावधानों, मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों का शिक्षा के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान से देखना है। तो भारत में शिक्षा केवल ज्ञानार्जन का साधन नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण, सामाजिक न्याय, समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास का आधार मानी जाती है। भारतीय संविधान ने शिक्षा को विशेष महत्व देते हुए उसे अधिकार, कर्तव्यों, राज्य की जिम्मेदारी के रूप में स्थापित किया है। विशेषतः भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित अनेक प्रावधान, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देश तत्व तथा मौलिक कर्तव्य शामिल माने जाते हैं। 88वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा भारत को मौलिक अधिकार बनाकर इसे सुदृढ़ किया गया। और नई शिक्षा, नीचे शिक्षा के कुछ हम संविधान के प्रावधानों का उल्लेख करेंगे जिसके अंदर सबसे पहला आता है शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। तो सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 21 के, जो कि शिक्षा का अधिकार है। 2002 के 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 के जोड़ा गया जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। इस प्रावधान को लागू करने हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RT एक्ट 2009 बनाया गया जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई। और निजी स्कूलों में
25% यानी 25% सीटें जो कि आरटी के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो भी बालक होते हैं उनके लिए प्राइवेट विद्यालयों के लिए अंदर भी आरक्षित की गई। बिना किसी परीक्षा के कक्षा 8 तक प्रोन्नति यानी आगे उसको क्रमबद्ध किया गया और शिक्षक छात्र अनुपात निर्धारित किए गए। अगर इसके विश्लेषण की बात करें तो यह प्रावधान शिक्षा को दया और सुविधा ही नहीं बल्कि अधिकार के रूप में स्थापित करता है। इससे सार्वभौमिक प्राथमिकता शिक्षा को बल मिलता है। विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपके लिए अनुच्छेद 45 प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा यानी संशोधित अनुच्छेद 45 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल्य देखभाल एवं शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व माना गया। आंगनबाड़ी एवं प्री स्कूल शिक्षा को संवैधानिक आधार मिला। समग्र बाल विकास कार्यक्रमों का प्रोत्साहन हुआ। अनुच्छेद 41 के तहत शिक्षा का अधिकार नीति निर्देशक तत्व बताता है। क्या बताता है? तो राज्य की आर्थिक क्षमता के अनुसार नागरिकों को शिक्षा उपलब्ध करवाना राज्य का कर्तव्य बताया गया। और अनुच्छेद 46 क्या बताता है? कमजोर वर्गों को शिक्षा देना यानी अनुसूचित जाति हो गए, अनुसूचित जनजाति, SC ST OBC या और भी कोई EWS वर्ग के जो शैक्षिक आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देना। इसका विश्लेषण जिसके अंदर आपको छात्रवृत्ति योजना हो गई, आरक्षण व्यवस्था हो गई या सामाजिक न्याय की स्थापना हो गई, ये सब आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपके लिए अनुच्छेद 350 के जिसके अंदर मातृभाषा में शिक्षा प्रावधान करवाना या उपलब्ध करवाना बताया गया है। इसके अंदर प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान दिया गया। अगर इसके महत्व की बात करें तो बालक के मानसिक विकास में सहायक है, भाषा विविधता की रक्षा करता है। सातवीं अनुसूची समवर्ती सूची बताती है कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया था। इसका परिणाम यह निकला कि केंद्र और राज्य दोनों शिक्षा संबंधित कानून बना सकते हैं, राष्ट्रीय एकरूपता एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं में संतुलन बना सकता है। अगर बात करें नेक्स्ट कि शिक्षा के संदर्भ में मौलिक अधिकार क्या होते हैं तो सबसे पहले आता है आपके लिए समानता का अधिकार यानी समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसको सभी को समान अवसर मिलेंगे, चाहे धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। शैक्षिक महत्व है, विद्यालय और महाविद्यालयों में समान अवसर दिए जाएंगे और स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा जो कि अनुच्छेद 19 के अंदर दिया गया है। इसके अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई भी बालक कैसे भी बोल सकता है, अपना भाषण दे सकता है, अपने विचार रख सकता है। शिक्षा संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता है, चाहे शोषण के विरुद्ध अधिकार दे सकता है, अनुच्छेद 23 OBC में दर्शाता है। नेक्स्ट आपके लिए पॉइंट आने वाला है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखानों आदि के कोई भी श्रम कार्य नहीं करवाया जाएगा। ये बिल्कुल भी क्या है, गैर कानूनी माना जाता है। बाल श्रम उन्मूलन इसके लिए बच्चों को शिक्षा हेतु अवसर मिले। फिर चौथा जो अधिकार आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से 28 बताया गया जाता है। इसके अंदर राज्य द्वारा संचालित विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार होगा। 5वां अनुच्छेद आता है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार जो कि 29 से 30 है। अल्पसंख्यक समुदाय अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा हेतु शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं जिसका विश्लेषण यह होगा कि सांस्कृतिक विविधता की रक्षा होगी, लोकतांत्रिक बहुलवाद को प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट आपके लिए पॉइंट है कि शिक्षा के संदर्भ में मौलिक कर्तव्य क्या है तो भारतीय संविधान के भाग 4A में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य वर्णित है और शिक्षा से कुछ कर्तव्य है जिसके अंदर पहला आता है अनुच्छेद 51 के जो कि संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों का सम्मान करना बताता है। अनुच्छेद के ख में क्या बताता है? इसके अंदर आपको राष्ट्रीय एकता, अखंडता। अनुच्छेद 51 के है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन की भावना। अनुच्छेद 51 के 86वें संविधान संशोधन जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना अभिभावकों का कर्तव्य दर्शाता है हमें। और जो कि मौलिक कर्तव्य आपको पता ही होगा कितने, 11 कर्तव्य माना जाता है जिसके अंदर 11वां ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। विश्लेषण की बात करें अगर तो शिक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती बल्कि नागरिकों का भी दायित्व माना जाता है। फिर विद्यालयों में नैतिक एवं नागरिक शिक्षा का महत्व बढ़ता गया। और शिक्षा और सामाजिक न्याय की बात करें तो संविधान का मूल उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना माना जाता है। शिक्षा इसके लिए मुख्य साधन है। आरक्षण व्यवस्था, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सभी संवैधानिक मूल्यों से प्रेरित मानी जाती है। शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र क्या है तो संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है यानी किसी भी धर्म के साथ कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। सभी धर्म के लोग आपस में एक दूसरे भाईचारे की भावना रखें और सभी धर्म एक समान माने जाता है। ये होता है धर्मनिरपेक्षता। विद्यालयों में धार्मिक भेदभाव नहीं हो सकता। समान पाठ्यक्रम, चाहे कोई भी हिंदू वर्ग का है, चाहे मुस्लिम वर्ग का है, चाहे जैन वर्ग का है, चाहे बुद्धिस्ट वर्ग का है, सभी को एक ही सिलेबस, एक ही पाठ्यक्रम, एक ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिलेगा। किसी के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, कोई की भेदभाव नहीं होगा। तो नेक्स्ट आपके लिए आता है शिक्षा और राष्ट्रीय एकता।
तो राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करेंगे। अब राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा हो गया, चाहे अशोक चक्र है, चाहे अपने देश का संविधान है, चाहे देश का ध्वज है, चाहे राष्ट्रगीत है, उन सब का अपने को क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। चाहे अपने जो देश के वीरांगना है, चाहे वो जो क्रांतिकारी है, उन सब का सम्मान करना अपने क्या होता है, ये राष्ट्रीय एकता की तरफ दर्शाता है। फिर आपके लिए आता है समालोचनात्मक विश्लेषण, जिसके अंदर आपको शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा मिलता है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा होती है, बाल श्रम पर रोक लगती है। चुनौतियां यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना की कमी है और शिक्षा का अभाव है, शिक्षा की कमी है, निजीकरण और व्यवसायीकरण नहीं हो पाता, शिक्षक छात्र अनुपात की समस्या भी अपने को देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपके लिए सुझाव यही है, आप इसको देख लेना अच्छे से। अगर नेक्स्ट बात करें चौथे क्वेश्चन की कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण की अवधारणा, आवश्यकता है भारत में इसके क्रियान्वयन की समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। तो ये क्वेश्चन हर बार आता है, इस बार भी आएगा, तो क्वेश्चन को अच्छे से तैयार जरूर करके जाएं। आशा करता हूं आपके लिए जो क्लास लेकर रहा हूं आपको बिल्कुल समझ में आ रही है। और जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहती है, फिर से बताता हूं, वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको मैसेज करते हो तो आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो, चाहे एक की ले सकते हो, चारों के साथ में ले सकते हो, लेकिन आपका इसका प्राइस मैंने आपको बता दिया, उसी के हिसाब से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। शिक्षा का सार्वभौमिकरण आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार है। इसका अर्थ होता है समाज के प्रत्येक बालक बालिका को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण वाले देश में शिक्षा का सार्वभौमिकरण सामाजिक न्याय, समानता और राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो बात करते हैं शिक्षा के सार्वभौमिकरण की अवधारणा क्या होती है इसकी। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आशय यह है कि एक निश्चित आयु वर्ग, चाहे 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। यह केवल विद्यालय में नामांकन तक सीमित नहीं है, बल्कि नियमित उपस्थिति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विद्यालय त्याग, ड्रॉप की रोकथाम भी इसका अभिन्न माना जाता है। नेक्स्ट आपके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। इस दिशा में 2009 में लागू राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट आरटी अधिनियम के ऐतिहासिक कदम, इसने प्राथमिक शिक्षा को कानूनी अधिकार बना दिया। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के 3 आयाम होते हैं। पहला माना जाता है प्रवेश का सार्वभौमिकरण, जिसके अंदर प्रत्येक क्षेत्र में विद्यालय की उपलब्ध हो, और नामांकन का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सल एनरोलमेंट, सभी बच्चों का विद्यालय में प्रवेश हो, निरंतरता एवं गुणवत्ता का सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सल रिटेंशन एंड क्वालिटी, यानी बच्चों को शिक्षा पूर्ण करने तक विद्यालय में बनाए रखना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट आपके लिए दूसरा पॉइंट है शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता होना, यानी पहला पॉइंट इसके अंदर क्या आता है, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना। कैसे करोगे आप, जब नागरिकों पर निर्भर होगी। शिक्षा व्यक्ति को अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। दूसरा पॉइंट आता है सामाजिक समानता और न्याय होना, यानी भारत में जाति, वर्ग, लिंग, आर्थिक असमानताएं विद्यमान होती है और शिक्षा के सार्वभौमिकरण से वंचित है पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाया जा सकता है। नेक्स्ट आपके लिए तीसरा पॉइंट है आर्थिक विकास होना। कैसे, तो शिक्षित मानव संसाधन ही राष्ट्र की प्रगति का आधार होता है। कौशल, उत्पादकता और नवाचार शिक्षा से ही विकसित होते हैं। लैंगिक समानता, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देकर समाज में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ की जा सकती है और शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकती है। नेक्स्ट आपके लिए 5वां पॉइंट है कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता। छठा पॉइंट है मानवाधिकार की पूर्ति। अगला पॉइंट आता है आपके लिए भारत में शिक्षा के सार्वभौमिकरण तो प्रयास किया है। पहला यही है कि सर्व शिक्षा अभियान पर चलाया जाए, यानी जो कुछ प्रोग्राम है अगर आप उसको चलाते हो तो शिक्षा में भारत में सार्वभौमिकरण होगा, सभी तक समान रूप से सुलभ रूप से शिक्षा पहुंच सकेगी। जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु। और अगला पॉइंट है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जो कि माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए, और मिड डे मील स्कीम, जो कि विद्यालयों में उपस्थित बढ़ाने के लिए, जिसके अंदर क्या होता है बच्चों को दूध पिलाया जाता है। 6 से 8 तक के बच्चों को अलग, 1 से 5 वर्ग के बच्चों अलग अलग, आपको नेक्स्ट आपको बता देंगे कौन सा कितना देखते हैं। और चौथा पॉइंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020, समग्र एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के एक लिए नई दिशा, जो कि अभी लागू की गई है जस्ट। इन प्रयासों से नामांकन दर में वृद्धि हुई है, किंतु चुनौतियां अभी भी कुछ शेष है, जो कि हमें क्या करनी है, उन चुनौतियों का सामना करना है या उसको निपटारा करना है। तो क्रियान्वयन की प्रमुख समस्या क्या है, पहली आती है आर्थिक बाधाएं, यानी गरीबों के कारण कई परिवार बच्चों को श्रम में लगाते हैं, जिससे विद्यालय त्याग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, कुछ क्षेत्रों में बालिका शिक्षा के प्रति उदासीनता, बाल विवाह, लैंगिक भेदभाव शिक्षा में बाधक होते हैं। तीसरा पॉइंट है आधारभूत संरचना की कमी आना, यानी ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में विद्यालय भवन, शौचालय, पेयजल एवं विद्युत जैसी सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपके लिए चौथा पॉइंट है शिक्षकों की कमी एवं गुणवत्ता, यानी प्रशिक्षित एवं पर्याप्त संख्या में शिक्षकों का अभाव गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बाधा उत्पन्न करता है। क्षेत्रीय असमानता, यानी विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति समान नहीं है, जिससे सार्वभौमिक लक्ष्य प्राप्त करना कठिन होता है।
छठा पॉइंट है डिजिटल विभाजन, यानी आधुनिक युग में ऑनलाइन शिक्षा के विस्तार के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट एवं डिजिटल साधनों की कमी देखने को मिलती है। जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि आपको मैं अभी इस यूट्यूब क्लास के माध्यम से आपको अच्छे से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि अगर कोई बच्चा या गरीब वर्ग का बच्चा है या गरीब वर्ग की कोई लड़की या लड़का है, अगर वो बाहर जाकर एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रहा है, उसको बीएड भी करनी है छात्रवृत्ति उसको हालांकि सरकार के द्वारा मिल रही है, लेकिन किसी कारणवश अगर वो बच्चा पढ़ने में सार्थक नहीं है, कॉलेज नहीं जा पा रहा है, या मान लो उसके पास किराए के पैसा नहीं है, तो आप घर बैठकर उसको अच्छे से अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। या आज जो सरकार के द्वारा जो अनेक प्रकार के पल उठाए जाते हैं, जो कि सर्व शिक्षा अभियान है या यूट्यूब के आधार पर क्लासेज आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे बेहतर तरह कर रहा हूं, तो आप इसको देखकर भी आप समझ सकते हैं कि ऑनलाइन का कितना प्रसार देखने को मिलता है। तो निष्कर्षतः शिक्षा का सार्वभौमिकरण भारत के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए अनिवार्य है। यद्यपि सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई गई और नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, फिर भी गुणवत्ता, समानता और निरंतरता सुनिश्चित करना अभी भी चुनौती बना हुआ है। आवश्यक है कि सरकार, समाज और शिक्षक मिलकर सामूहिक प्रयास करें, ताकि प्रत्येक बालक को समान, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा प्राप्त हो सके। तभी वास्तविक अर्थों में शिक्षा का सार्वभौमिकरण संभव माना जाएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा में समान अवसर, इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज से आप क्या समझते हैं? इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं एवं समाधान का विस्तृत वर्णन करें। तो आप इसको अच्छे से पीडीएफ जिसने भी ली है वो आप देख लेना। हम बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न संख्या 6 कि राज्य के नीति तत्व तथा शिक्षा और लोकतंत्र के संबंध को स्पष्ट करते हुए राष्ट्रीय एकता और समाजवादी व्यवस्था के निर्माण में शिक्षा की भूमिका बताइए। तो इस प्रश्न को थोड़ा देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति तत्व है, जो कि उल्लेख भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। इसका उद्देश्य भारत को एक लोकतांत्रिक, समाजवादी और लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। और ये तत्व न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं कराए जा सकते, परंतु शासन प्रशासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत माने जाते हैं। शिक्षा इन नीति निर्देश तत्वों की पूर्ति का प्रमुख साधन है, क्योंकि लोकतंत्र की सफलता और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना शिक्षित, जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों पर निर्भर करती है। बात करेगा राज्य के नीति निर्देश तत्वों की, तो राज्य के नीति निर्देश तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई। इसका मूल उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना है। इसका प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और शिक्षा संबंधित कुछ अनुच्छेद है, जो कि अनुच्छेद 41 शिक्षा और कार्य का विभाजन करता है। अनुच्छेद 45 प्रारंभ में 14 वर्ष तक के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अब 86वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों की विशेष देखभाल करता है। अगला पॉइंट आपके लिए, शिक्षा और लोकतंत्र का संबंध क्या है? तो लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं, बल्कि जीवन पद्धति है। लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों में जागरूकता, सहिष्णुता, कर्तव्यनिष्ठता और उत्तरदायित्व की भावना आवश्यक मानी जाती है, और ये गुण शिक्षा पर द्वारा विकसित किए जाते हैं। पहला पॉइंट है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। तो शिक्षा स्वतंत्रता, बंधुत्व, सहिष्णुता और न्याय जैसे मूल्यों को विकसित करती है, और ये विचारधारा महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चिंतन में स्पष्ट दिखाई देती है, जिन्होंने शिक्षा को सामाजिक मुक्ति का साधन माना है। नागरिकता का निर्माण करना कैसे? तो शिक्षा व्यक्ति को अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। मतदान, सार्वजनिक सहभागिता और सामाजिक उत्तरदायित्व को बौद्ध शिक्षित नागरिकों में अधिक प्रभावी बनाता है। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय एकता के निर्माण में शिक्षा की भूमिका। तो भारत विविधताओं का देश है, सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, धर्म अलग अलग है, संस्कृति सभी की अलग अलग है। चाहे राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर बात करें तो सभी की भाषा अलग होगी, रहन सहन अलग होगा, खान पान अलग होगा, परंपराएं अलग होगी, किसी के कुछ रीति रिवाज हैं। तो आप इसको समझ पा रहे हैं। तो बावजूद राष्ट्रीय एकता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। शिक्षा इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है भावनात्मक एकता का विकास होना। यानी शिक्षा राष्ट्रीय प्रतीकों, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और संविधान के आदर्शों से परिचित कराकर राष्ट्रभक्ति और एकता की भावना विकसित कराती है। दूसरा, सांस्कृतिक समन्वय की बात करें तो विद्यालय पाठ्यक्रम में विभिन्न संस्कृतियों, लोक परंपराओं, भाषाओं का समावेश करके विविधता में एकता की भावना उत्पन्न करती है। सामाजिक समरसता, यानी शिक्षा जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रीय भेदभाव को समाप्त करने का माध्यम मानी जाती है, और समान विद्यालय प्रणाली सामाजिक एकता को सुदृढ़ बनाती है। फिर आपके लिए चौथा पॉइंट है समाजवादी व्यवस्था के निर्माण में शिक्षा की भूमिका कैसे? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। समाजवादी व्यवस्था का अर्थ है संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण एवं सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना। पहला पॉइंट आता है समान अवसर की उपलब्धता कैसे? तो इसके अंदर आपको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आर्थिक विषमताओं को कम करने में सहायक है, और शिक्षा करीब और वंचित वर्गों को उन्नति का अवसर देती है, आर्थिक सशक्तिकरण। तीसरा है सामाजिक चेतना, शिक्षा नीति निष्ठत्व और आधुनिक परिप्रेक्ष्य क्या है? तो आज की शिक्षा केवल
साक्षरता तक सीमित नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिख गए और आपको अंगूठा लगाना आ गया, आपको साइन करना आ गया, ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि सर्वांगीण विकास आपका हर तरह से, चाहे आप खेल के अंदर हो या आपके संगीत के अंदर हो, आपके वाचन के अंदर हो या आपके कोई भी आप स्तर के अंदर जाते हैं, क्षेत्र के अंदर जाते हैं, आपका विकास होना चाहिए, आपका हर क्षेत्र मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने रटाफिकेशन करके वो शिक्षा प्राप्त कर ली, बल्कि सर्वांगीण विकास पर केंद्र देती है। इसी के लिए आधार पर एनईपी 2020 लागू किया गया, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा विकसित पाठ्यक्रम में लोकतांत्रिक मूल्यों, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक न्याय पर विशेष बल दिया गया। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं जैसे समग्र शिक्षा अभियान समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। निष्कर्ष की अगर बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों का मार्गदर्शन करते हैं। शिक्षा इन तत्वों को व्यवहार में परिवर्तित करने का प्रमुख साधन मानी जाती है। शिक्षा लोकतंत्र को सशक्त बनाती है, राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करती है और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना में सहायक मानी जाती है। अतः ये कहा जाता है कि शिक्षा केवल ज्ञानार्जन तक माध्यम नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण का आधार स्तंभ है। एक सशक्त, समतामूलक और लोकतांत्रिक भारत के निर्माण के लिए शिक्षा का सर्वव्यापक, समावेशी और मूल्यपरक होना आवश्यक माना जाता है। तो विद्यार्थियों, अभी तक अगर आपने इस क्लास को देख रहे और लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप सभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि अगर आपकी एक हेल्प से, अगर आपके एक शेयर से किसी और को भी मदद हो रही है तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। क्योंकि शिक्षा का प्रचार करना और एजुकेशन का प्रचार करना, जैसे कि मैं आपके लिए आज इतनी मेहनत से क्लास करके तैयार करके ले आ रहा हूं ताकि आपके अच्छे नंबर बने, आपको कुछ अच्छे से याद हो जाए। अगर आप इसको 2 से 3 बार देख लेते अच्छे से तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप भी थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लास को हजारों विद्यार्थियों तक पहुंचाइए, ताकि उनको भी एक गुणवत्तापूर्ण और सभी के लिए समग्र शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो सके। क्योंकि आपका प्रयास भी एक शिक्षा के रूप में होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप बीएड कर रहे हैं, आप शिक्षक बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपका भी ये प्रयास होना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को भी शिक्षा उपलब्ध हो सके। अगला प्रश्न आपके लिए 8 नंबर की सामाजिक परिवर्तन का शिक्षा में प्रवृत्तियों से क्या प्रभाव पड़ता है और सामाजिक विषमताओं, सोशल डिस्पैरिटी के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा और समाज एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, यानी समाज में होने वाले परिवर्तन का सीधा प्रभाव शिक्षा की प्रकृति, उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धतियों और मूल्यांकन प्रणाली पर पड़ता है। जब समाज में आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या तकनीक परिवर्तन होते हैं तो शिक्षा भी अपने स्वरूप और प्रवृत्तियों को उसी अनुसार परिवर्तित करती है। विशेषतः सामाजिक विषमताएं जैसे कि जाति, वर्ग, लिंग, ग्रामीण शहरी विभाजन आदि शिक्षा की दिशा और नीतियों को गहराई से प्रभावित करती है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने शिक्षा को सामाजिक समानता और परिवर्तन का सबसे प्रभावी साधन माना। इसी प्रकार एमिल दुर्खिम के अनुसार शिक्षा समाज के मूल्यों और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम मानी जाती है। अतः सामाजिक परिवर्तन एवं शिक्षा का संबंध अत्यंत घनिष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट आपके लिए सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या माना जाता है। तो सामाजिक परिवर्तन से आशय समाज की संरचना, मूल्यों, संस्थाओं, भूमिकाओं तथा संबंधों से समग्र के साथ होने वाला बदलाव से माना जाता है। औद्योगिकरण, नगरीकरण, वैश्वीकरण, तकनीक क्रांति, लोकतांत्रिकरण आदि सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारण माने जाते हैं। विद्यार्थियों, अगस्त कॉम्टे ने समाज को एक गतिशील इकाई माना जो निरंतर परिवर्तनशील है। इसी प्रकार कार्ल मार्क्स ने आर्थिक संरचना में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख आधार बताया है। अगला पॉइंट आता है आपके लिए कि सामाजिक परिवर्तन का शिक्षा की प्रवृत्तियों पर प्रभाव कैसे पड़ता है। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है, शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन होता है। कैसे होता है शिक्षा के परिवर्तन में परिवर्तन? तो पूर्व में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन और नैतिक प्रशिक्षण था, परंतु आधुनिक समाज में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व विकास, कौशल विकास, यानी बच्चा अगर शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो उसका उद्देश्य यह नहीं होता कि केवल उसने ज्ञान अर्जन कर लिया और नैतिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया, बल्कि उसका व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, उसके अंदर बिहेवियर आना चाहिए। एक विद्यार्थी को व्यवहार के साथ साथ कौशल विकास, वो खुद क्या कर सकता है अपनी जिंदगी के अंदर। अगर नौकरी नहीं लगता है तो उसको खुद भी ऐसा कुछ सीखने को मिलना चाहिए ताकि वो अपना रोजगार चला सके, अपना विकास कर सके। रोजमार्ग उन्मुखता, यानी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप उस पढ़ाई के आधार पर अपने विकास को कर रहे हैं, अपने खुद के साथ साथ अपने रोजगार कर रहे हैं ना, उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। सामाजिक समता स्थापित करता है। इसके अंदर आपको लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास देखने को मिलता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण होता है, मानवाधिकार एवं समानता की भावना भी देखने को मिलती है। फिर आपके लिए दूसरा पॉइंट है कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन कैसे होगा। तो सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ पाठ्यक्रम भी अद्यतन उसका शुरुआत होना चाहिए, जिसके अंदर सूचना प्रौद्योगिकी का समावेश होना, लैंगिक समानता और पर्यावरण शिक्षा देना, व्यवसायिक एवं कौशल आधारित विषय उत्पन्न करना, ये सब देखने को मिलता है। फिर आपके लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा समय समय पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन सामाजिक आवश्यकता के अनुरूप किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट आता है
शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन कैसे होता है? तो पारंपरिक रटने की पद्धति के स्थान पर गतिविधि आधारित, यानी आपको रटने की जरूरत नहीं है, रटने के आधार पर क्या करना पड़ेगा? करके सीखने पर बल देना है। यानी गतिविधि आधारित, चाहे बाल केंद्रित हो, चाहे तकनीक सहायक शिक्षण हो, उसके आधार पर आपको क्या करना पड़ेगा? जिसके अंदर स्मार्ट कक्षाएं, ऑनलाइन शिक्षा, जैसे कि आप अभी जो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो क्या है? इसी का एक भाग माना जाता है। सहकारी अधिगम, जैसे कि आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी ने भी कहा है कि हमारा देश का युवा, हमारे राज्य का युवा कैसा होना चाहिए? नौकरी लेने वाला तो होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में नौकरी देने वाला भी युवा बनना चाहिए। इसी तर्ज पर आपके लिए ऑनलाइन क्लासेज, आपके लिए अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट और शेयर जरूर करें। तो डिजिटल क्रांति ने शिक्षा को वैश्विक स्तर पर जोड़ दिया। मूल्यांकन, चौथा पॉइंट है मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन के कारण मूल्यांकन भी अधिक व्यापक और सतत हो गया, जिसके अंदर आपको सतत एवं समग्र मूल्यांकन, सीसीई, प्रोजेक्ट एवं असाइनमेंट आधारित मूल्यांकन करना, आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन का समन्वय स्थापित करना। 5 नंबर होता है शिक्षक की भूमिका में परिवर्तन। तो पूर्व में शिक्षक ज्ञानदाता था, पूर्व में शिक्षक क्या था? ज्ञानदाता था, परंतु अब एक मार्गदर्शन, सहायक और प्रेरक की भूमिका निभाता है। सामाजिक विविधताओं को समझते हुए शिक्षक को संवेदनशील एवं समावेशी दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है विद्यार्थियों। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए सामाजिक विषमता क्या है तो और शिक्षा क्या है? तो सामाजिक विषमताओं से आशय समाज में अवसरों, संसाधनों, सुविधाओं के समान वितरण से। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को प्रतिस्पर्धात्मक बताया जहां संसाधनों का असमान वितरण होता है। अगला पहला पॉइंट है जातिगत विषमता। क्या होती है जातिगत विषमता? तो आपको पता है कि जाति के आधार पर भेदभाव करना। तो भारत में जाति व्यवस्था ने शिक्षा के अवसर को लंबे समय तक सीमित रखा। निम्न वर्गों को शिक्षा से वंचित रखा गया, जिसके अंदर आरक्षण नीति, छात्रवृत्तियां, विशेष योजनाएं आप सबको देखने का प्रयास करते हैं, जिससे क्या होता है? शिक्षा में समानता लाई जा सके। अगर आर्थिक विषमता की बात करें तो गरीबी के कारण कई बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जिसके अंदर बाल श्रम करना पड़ता है, संसाधनों की कमी आती है, निजी और सरकारी विद्यालयों में अंतर हो जाता है और उनको भोजन भी नहीं मिल पाता, इसलिए कुछ योजनाएं मिलती है। फिर तीसरा पॉइंट है लैंगिक असमता, यानी लड़कियों को शिक्षा में सामाजिक रूढ़ियां बाधा उत्पन्न करती है। सामाजिक रूढ़ियां कौन सी होती है? जब घरेलू में बाल विवाह कर दिया जाता है, या बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं, लड़की पढ़ के क्या करेगी, ऐसा तो है नहीं, उसको नौकरी लगना है, ऐसी बातें जो होती है घरेलू कार्य से जोड़ते हैं और वो लड़कियों को शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती। इसलिए एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान इस विषमता को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और भी कई बच्चे जैसे कि गार्गी अवार्ड पुरस्कार है या साइकिल वितरण योजना, इन योजनाओं से उठकर लड़कियां क्या करने लगती है? पढ़ने लगती है, अच्छे परसेंट आने लगते हैं, उससे लड़कियों का विकास होता है और और भी ज्यादा इन रूढ़ियों से बचने का सहायता मिलती है। अगला पॉइंट है ग्रामीण शहरी विषमता। क्या होती है ग्रामीण शहरी विषमता? तो इसके अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की कमी होती है, प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुपलब्धता होती है और तकनीक संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। फिर आपके लिए 5 नंबर पॉइंट है सांस्कृतिक विषमता। कैसे? तो भाषाई और सांस्कृतिक विविधता भी शिक्षा में अंतर उत्पन्न करती है। जनजातीय एवं अल्पसंख्यक समुदायों ने बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा में समायोजन का कठिनाई होती है। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विषमताओं का अंतर शब्द कैसे? तो सामाजिक परिवर्तन शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने की शिक्षा में प्रेरित करता है। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक एजुकेशन के माध्यम से समान अवसर की बात कही है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने शिक्षा को सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन बताया। आज शिक्षा न केवल ज्ञान प्रदान करती है बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और लोकतंत्र मूल्यों की स्थापना का भी माध्यम मानी जाती है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9, सामाजिक गतिशीलता, सांस्कृतिक विलंब, लैंगिक असमानता एवं क्षेत्रीय विषमताओं का शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन करना है अपने को। तो सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा का संबंध अत्यंत घनिष्ठ होता है। शिक्षा समाज में परिवर्तन की वाक मानी जाती है और समाज भी संरचनात्मक समस्याओं का प्रतिबिंब होता है। सामाजिक गतिशीलता, सांस्कृतिक विलंब, लैंगिक असमानता, कुछ इसको अपने विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी और शिक्षा क्या होती है। तो सामाजिक गतिशीलता से आशय व्यक्ति या समूह की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन से माना जाता है। यानी समाजशास्त्री जो कि पीटरियंक सोरकिन है, उन्होंने सामाजिक गतिशीलता को ऊर्ध्वगामी यानी अपवर्ड, अवरोही और यानी डाउनवर्ड तथा क्षैतिज के रूप में वर्गीकृत किया। शिक्षा के संदर्भ में अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का प्रमुख साधन है। निम्न वर्ग का व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से उच्च पदों तक पहुंच सकता है। प्रतियोगी परीक्षाएं, आरक्षण नीति, छात्रवृत्तियां आदि अवसर समानता को बढ़ावा देती है। समालोचनात्मक दृष्टि यही है कि केवल औपचारिक शिक्षा से समान अवसर नहीं मिलते बल्कि गुणवत्ता में असमानता बनी रहती है। निजी और सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता में अंतर सामाजिक विभाजन को बनाए रखता है। आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण गरीब वर्ग उच्च शिक्षा से वंचित रह जाता है। अतः शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का साधन है, परंतु जब तक समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध नहीं होगी तब तक वास्तविक सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट आपके लिए सामाजिक विलंब क्या है और शिक्षा क्या है। तो सांस्कृतिक विलंब की अवधारणा समाजशास्त्री विलियम ई
ओकबर्न ने दी थी। उनके अनुसार भौतिक संस्कृति तकनीक उपकरण तेजी से बदलती है, जबकि अभौतिक संस्कृति मूल्य परंपराएं विश्वास धीमी गति से चलती है, जिससे असंतुलन उत्पन्न होता है। शिक्षा में प्रभाव की बात करें तो तकनीकी विकास, डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लास तेजी से बढ़ रहा है, परंतु शिक्षकों की मानसिकता एवं प्रशिक्षण उतनी तेजी से नहीं बदल पा रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक साधन उपलब्ध होने पर उनका समुचित उपयोग नहीं हो पाता। पाठ्यक्रम में आधुनिक विषय शामिल होते हैं, किंतु मूल्य व्यवस्था पुरानी बनी रहती है। अगर समालोचना विश्लेषण की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था को समय अनुकूल बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज का समय, आज का युग है वो क्या है, टेक्नोलॉजी, यानी जो आज की जो आधुनिक शिक्षा है, चाहे स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, स्मार्ट यूट्यूब की क्लासेस के माध्यम से, वो समय आज तो उसको लाने की जरूरत है। समय के साथ बदलाव की जरूरी है। शिक्षा प्रशिक्षण एवं मूल्य शिक्षा में संतुलन आवश्यक है। यदि सांस्कृतिक विलंब को दूर नहीं किया गया तो शिक्षा सामाजिक तनाव और भ्रम का कारण बन सकती है। फिर आपके लिए लैंगिक असमानता और शिक्षा कैसे, तो लैंगिक असमानता साक्ष्य है कि पुरुष और महिला के बीच अवसरों एवं संसाधनों की असमानता है, जिससे भारतीय समाज में परंपरागत रूप से पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। शिक्षा में स्थिति कैसी है, तो बालिका शिक्षा भी सुधार हुआ है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी ड्रॉप आउट दर अधिक है। उच्च एवं तकनीक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम है। पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक रूढ़िवादिता, जेंडर स्टेरियोटाइप देखने को मिलती है। समालोचना दृष्टिकोण, जिसके अंदर शिक्षा लैंगिक समानता का सशक्त माध्यम हो सकती है। विद्यालयों में लैंगिक संवेदनशील वातावरण, समान अवसर मिलते हैं। महिला सशक्तिकरण योजनाएं तभी सफल होगी जब सामाजिक मानसिकता बदलेगी। अगर बात करें क्षेत्रीय विषमता और शिक्षा, यानी भारत जैसे विशाल देश में क्षेत्रीय असमानताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कुछ राज्य में शिक्षा अग्रणी है, जबकि कुछ अभी भी पिछड़े हुए हैं, जिसके अंदर प्रमुख कारण यह है कि आर्थिक असमानता, आधारभूत सुविधाओं की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव होना और शहरी ग्रामीण विभाजन देखने को मिलता है। शिक्षा पर प्रभाव कैसे, तो ग्रामीण विद्यालयों में संसाधनों की कमी, दूर दराज क्षेत्रों में उच्च शिक्षा संसाधनों का अभाव, तकनीक एवं डिजिटल संसाधनों की असमानता देखने को मिलती है। अगर इसके समालोचना अध्ययन की बात करें तो क्षेत्रीय असमानता सामाजिक असंतोष को जन्म देती है और राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का समान रूप से क्रियान्वयन आवश्यक माना जाता है। डिजिटल इंडिया जैसी पहले तभी सफल होगी जब दूरस्थ क्षेत्रों तक इंटरनेट एवं संसाधन पहुंचे जाएंगे। अगला है प्रश्न संख्या 10 कि भारत में स्वतंत्रता पूर्व काल में शिक्षा के विकास का संक्षिप्त सर्वेक्षण प्रस्तुत कीजिए, जिसके अंदर वैदिक, बौद्ध, मध्यकालीन एवं ब्रिटिश काल की प्रमुख शिक्षाओं का सहित वर्णन करना है। तो भारत में स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा का विकास एक दीर्घ ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। वैदिक काल से लेकर ब्रिटिश काल तक शिक्षा की संरचना, उद्देश्य, पद्धति एवं स्वरूप में निरंतर परिवर्तन होते रहे। प्रत्येक काल की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों में शिक्षा को प्रभावित किया है, जिसके अंदर हमें सबसे पहले देखना है वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, क्या कारण था। तो वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व भारतीय शिक्षा का प्राचीनतम स्वरूप प्रस्तुत करता है। इस काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास एवं आध्यात्मिक उन्नति देखने को मिलती है। शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तो आत्म साक्षात्कार एवं मोक्ष की प्राप्ति होना, यानी चरित्र निर्माण एवं नैतिक मूल्यों का विकास होना, समाज के प्रति कर्तव्य भावना, ज्ञान, तप, संयम, अनुशासन का विकास होना। शिक्षा के स्वरूप की बात करें तो शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती, विद्यार्थी गुरु के पास आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते, गुरु शिष्य संबंध अत्यंत घनिष्ठ और पारिवारिक होते। पाठ्यक्रम वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, आयुर्वेद, धनुर्विद्या, शास्त्र विद्या, धर्म, आचार विचार शिक्षाएं देखने को मिलती। अगर शिक्षण पद्धति की बात करें तो मौखिक पद्धति होती, श्रुति और स्मृति पर आधारित, यानी क्या करता, गुरु जो होते वो श्रुति सुनाता और जो स्मृति यानी सुनने का कार्य कौन करते, शिष्य करते। प्रश्नोत्तर होता, वाद विवाद होता, चिंतन होता, मनस्थ होता, कंठस्थ करवाना, ये सब कार्य शिक्षण पद्धति के अंदर आते थे। अगर विशेषताओं की बात करें तो शिक्षा निःशुल्क थी, गुरु दक्षिणा प्रचलित थी, शिक्षा मुख्यतः उच्च वर्णों तक सीमित मानी जाती है। नेक्स्ट मूल्यांकन क्या है कि वैदिक शिक्षा का प्रमुख गुण चरित्र निर्माण और आध्यात्मिकता था, किंतु ये सार्वभौमिक एवं व्यवसायिक दृष्टि से सीमित मानी जाती है, लिमिट मानी जाती है। अगर बात करें बौद्ध काल की शिक्षा व्यवस्था तो इसके अंदर बौद्ध काल 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व में शिक्षा अधिक संगठित एवं संस्थागत रूप से विकसित हुई। बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ शिक्षा का लोकतंत्रीकरण हुआ, जिसके अंदर नैतिक जीवन एवं मध्यम वर्ग का पालन हुआ, करुणा, अहिंसा, समता की भावना, व्यवहारिक ज्ञान का प्रसार और बिहार और मठों के रूप में केंद्र बने शिक्षा संस्थाएं, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगर पाठ्यक्रम की बात करें तो त्रिपिटक, जिसके अंदर विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, व्याकरण, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, ज्योतिष और ज्योतिष है, चाहे राजनीति है, कला, शिल्प, ये सब देखने को मिलता है। अगर शिक्षण पद्धति की बात करें तो इसके अंदर भी क्या होता, इसमें व्याख्यान, वाद विवाद और समाज पद्धति, अनुशासित मठ जीवन, ये सब देखने को मिलता। विशेषताएं क्या है इसकी, तो शिक्षा अधिक सार्वभौमिक होती, खुली होती, विदेशी विद्यार्थी भी अध्ययन करने हेतु आते और स्त्रियों के लिए भिक्षुणी संघ की व्यवस्था की गई थी। बात करते हैं मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था, जो कि
मिड डे मील में क्या आई थी? तो मध्यकाल 1200 से 1757 में मुस्लिम शासन के प्रभाव से शिक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस काल में इस्लामी शिक्षा पद्धति का विकास हुआ, जिसके अंदर शिक्षा के उद्देश्य थे इस्लामी धर्म का प्रचार प्रसार करना, प्रशासनिक कार्यों के लिए योग्य व्यक्तियों का निर्माण होना, नैतिक एवं धार्मिक अनुशासन होना। शिक्षा संस्थाएं कौन कौन सी? जिसके अंदर मकतब प्राथमिक शिक्षा होती, मदरसे उच्च शिक्षा होती और प्रमुख केंद्र थे मदरसाए रईमिया। कौन सा था? मदरसाए रईमिया। और पाठ्यक्रम क्या होता? तो विद्यार्थियों पाठ्यक्रम कुरान होता, हदीस होते, अरबी और फारसी भाषा होती, गणित होता, इतिहास होता, भूगोल होता, तर्कशास्त्र और चिकित्सा, ये सब देखने को मिलता। अगर बात करें शिक्षण पद्धति की तो व्याख्यान और कंठस्थ होती, वो भी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन होता, अनुशासन पर विशेष जोर दिया जाता और विशेषताएं शिक्षा पर राज्य का संरक्षण होता, फारसी राजभाषा के रूप में प्रचलित होती, हिंदू शिक्षा पद्धति पाठशाला टोल भी समानांतर रूप से चलती रहती थी। अगर बात करते हैं ब्रिटिश काल की शिक्षा व्यवस्था की तो ब्रिटिश काल 1757 से 1947 में भारतीय शिक्षा प्रणाली में आधुनिक एवं पाश्चात्य प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस काल में औपचारिक, संगठित एवं आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई थी। अगर बात करते हैं प्रमुख घटनाएं और आयोग की तो लॉर्ड मैकाले का मिनट 1835 का जो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देता है, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करता है, चार्ल्स वुड का प्रक्षेपण, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा और विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव भी यही दर्शाता है। नेक्स्ट आपके लिए हंटर आयोग आता है और सैडलर आयोग। और शिक्षा के उद्देश्य प्रशासन हेतु कलक तैयार करना, अंग्रेजी भाषा का प्रसार करना, पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान का भंडार। अगर इसे विशेषताओं को देखें तो आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, महिला शिक्षा का प्रारंभिक विकास, मिशनरी संस्थाओं की स्थापना, सकारात्मक के अंदर आधुनिक शिक्षा प्रणाली की प्रस्तावना, राष्ट्रवाद, नकारात्मक पक्ष देखने को मिलता है। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समग्र मूल्यांकन आप इसको पढ़ लेना। मैकाले का मिनट 1835, वुड्स डिस्पैच का तथा नई तालीम की विशेषताओं एवं प्रभाव का आलोचनात्मक वर्णन करो। तो इस क्वेश्चन को भी आप जिसने विद्यार्थियों ने पीडीएफ लिया है आप उसको अच्छे से देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न संख्या 12 कि स्वतंत्रता पश्चात शिक्षा के विकास में माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, शिक्षा आयोग 1964-66, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा आरटी 2009 के प्रमुख प्रावधानों का विश्लेषण करो। यह क्वेश्चन आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट और उपयोगी रहने वाला है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय शिक्षा व्यवस्था में औपनिवेशिक ढांचे पर आधारित थी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कर्मचारियों की तैयारी करना था। इसमें न तो राष्ट्रीय आवश्यकताओं का समुचित ध्यान था और न ही सामाजिक समानता का। स्वतंत्र भारत में शिक्षा को राष्ट्रीय विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक प्रगति का साधन माना गया। इसी संदर्भ में विभिन्न आयोगों एवं नीतियों का गठन किया गया, जिसमें माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, कोठारी शिक्षा आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग नीति 1986 तथा राइट्स टू एजुकेशन एक्ट यानी आरटी 2009 विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। बात करते हैं सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, जिसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। जो कि पृष्ठभूमि की बात करें इसकी तो स्वतंत्रता के पश्चात माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता निम्न थी, पाठ्यक्रम संकीर्ण था, परीक्षा प्रणाली रटंतु थी, औद्योगिक विकास और लोकतांत्रिक समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा का पुनर्गठन देखने को मिलता है। उसका उद्देश्य था माध्यमिक शिक्षा को राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना, छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, शिक्षा को व्यवहारिक और जीवन उपयोगी। प्रमुख प्रावधान था 3 वर्ष और निम्न माध्यमिक 3 वर्ष और उच्च माध्यमिक का सुझाव देना। इंटरमीडिएट कक्षाओं का विश्वविद्यालय अलग करना और पाठ्यक्रम विविधीकरण था। विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, तकनीक एवं शिल्प विषयों का शामिल करना। व्यवसायिक शिक्षा रोजगार उन्मुख शिक्षा पर बल देती। परीक्षा सुधार, आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश होना, मार्गदर्शन, विद्यालयों में काउंसलिंग व्यवस्था महत्व है। और माध्यमिक शिक्षा को व्यवहारिक दिशा मिली और सीमाएं इसकी संसाधनों की कमी हुई, ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित प्रभाव देखने को मिला। अगला दूसरा था शिक्षा आयोग 1964-66, जिसके कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी। कौन थे? कोठारी थे। पृष्ठभूमि की बात करें तो यह स्वतंत्र भारत का पहला व्यापक शिक्षा आयोग था, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा को राष्ट्रीय विकास से जोड़ना था। प्रमुख उद्देश्य था समान अवसर प्रदान करना, गुणवत्ता एवं समानता में संतुलन, शिक्षा को राष्ट्रीय एकता का साधन बनाना। प्रमुख साधन है 10+2+3 प्रणाली। तो 10 वर्ष विद्यालय शिक्षा, 2 वर्ष उच्च माध्यमिक, 3 वर्ष स्नातक। और समान विद्यालय प्रणाली की बात करें तो अमीर गरीब के लिए समान शिक्षा, 3 भाषा, 3 भाषा सूत्र, जिसके अंदर मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी अन्य भाषा देखने को मिलती है। विज्ञान शिक्षा भी आती है, विज्ञान को अनिवार्य विषय बनाया जाता है। और शिक्षक शिक्षा यानी जो संस्थानों का सुदृढ़ीकरण है वो भी इसके अंदर देखने को मिलता है। खर्च कितना होगा? तो 6% राष्ट्रीय आय का शिक्षा पर खर्च करने की सिफारिश इसके अंदर की गई थी। महत्व है तो आधुनिक शिक्षा ढांचे की नींव रखी गई और सीमाएं 6 वर्ष 6% व्यय का लक्ष्य पूर्ण दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 संशोधित 1992, पृष्ठभूमि शिक्षा में असमानता, महिला शिक्षा की कमी तथा गुणवत्ता सुधार की आवश्यकता को देखते हुए ये नीति बनाई गई। प्रमुख प्रावधान इसका यही था कि सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा मिले, सभी बच्चों के लिए शिक्षा हो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड,
विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाएं, महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा पर विशेष बल, SC ST पर पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कार्यक्रम, नवोदय विद्यालय, डाइट की स्थापना, व्यवसाय शिक्षा, महत्व इसका शिक्षा का लोकतंत्रीकरण हुआ, महिला सशक्तिकरण और सीमा इसकी बिल्कुल असमानता। और RT अगर अधिनियम 2009 की बात करें तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हमने इसको पढ़ लिया अच्छे से। प्रमुख प्रावधान की बात करें तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, 25% आरक्षण यानी प्राइवेट स्कूलों के अंदर, निजी विद्यालयों में वंचित बालकों के लिए लिया गया। नो डिटेंशन निधि यानी कक्षा 10 तक 8 तक फेल करने नहीं करने की व्यवस्था बाद में संशोधन कर दिया गया। आधारभूत सुविधाओं की बात करें तो शिक्षक छात्र अनुपात हो गया, शौचालय, पुस्तकालय, भवन निर्माण, ये सब इसके अंदर देखने को मिलते हैं। शारीरिक दंड निषेध किया गया, प्रशिक्षित शिक्षक अनिवार्य हो गया और सीमा इसकी गुणवत्ता की समस्या। और बात करते हैं इसके समालोचनात्मक, तो आप इस सारणी को अच्छे से PDF जिसने भी विद्यार्थियों ने ले रखी है आप इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि भारत में शिक्षा के विकास में केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं की भूमिका का वर्णन कर दे, जिसके अंदर आपको MHRD शिक्षा मंत्रालय और NCTE, NCERT, CBSE, CAB, ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको भी पता है 1 घंटे की महामैराथन क्लास के अंदर आपको पूरा कवर नहीं करवा सकता। बाकी मैं भी प्रयास करता हूं कि आपको जितने क्वेश्चन अच्छे से कवर करता जाए वो आपके लिए कवर हो जाए। बाकी आप PDF अच्छे पढ़िए, आपके लिए नोट्स बेहतर से बेहतर आपके लिए तैयार किए गए। अगर आप इनको परचेज करके अच्छे से पढ़ते हैं तो आपकी परीक्षा के अंदर आपके बेस्ट नंबर आएंगे और आप सभी के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे कोई भी आप विश्वविद्यालय के लिए, सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है जहां शिक्षा का संचालन संघटित ढांचे के लिए अंतर्गत आता है। इसको हम सीधे यहीं से पढ़ते हैं कि केंद्रीय स्तर की संस्था आती है जिसका नाम है शिक्षा मंत्रालय। पूर्व नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी वर्तमान इसका नाम हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का सर्वोच्च निकाय है जो देश में शिक्षा की नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। 2020 से पहले इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD कहा जाता था। प्रमुख भूमिका क्या है इसकी? तो पहली भूमिका है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP का निर्माण करना, सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, उच्च एवं स्कूली शिक्षा विभाग की समन्वय, 8 अधिनियम 2009 का क्रियान्वयन, राज्य को वित्तीय सहायता, दिशा निर्देश प्रदान करना, डिजिटल शिक्षा जैसे स्वयं दीक्षा को बढ़ावा देना, गुणवत्ता सुधार एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन देना। अगर बात करें शिक्षा के विकास में योगदान क्या है इसका, तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण होता है, समान अवसर एवं समावेश शिक्षा, राष्ट्रीय मानकों का निर्धारण, कौशल विकास और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग यानी NCTERT का नाम क्या होता है? तो 1961 में स्थापित NCERT एक स्वायत्त संस्था है जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF का निर्माण करना और विद्यालय पाठ्य पुस्तकों का निर्माण प्रकाशन करना, शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और शैक्षिक मूल्यांकन एवं सुधार। और नेक्स्ट आपके लिए शिक्षा विकास में योगदान यही कि पूरे देश में एक समान गुणवत्ता की पाठ्य पुस्तकें, आधुनिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बाल केंद्रित एवं क्रियात्मक शिक्षण पद्धति का विकास करना, राष्ट्रीय एकता एवं मूल्यों का समावेश होता है। नेक्स्ट आता है आपके लिए नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE यानी शिक्षक शिक्षा के नियमन और मानकीकरण के लिए जिम्मेदार संस्था है जिसका नाम है NCTE। इसका प्रमुख कार्य क्या है? शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता देना, चाहे BEd है, चाहे DLED है, BSTC आदि पाठ्यक्रमों को मानक निर्धारण करना है, शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है, शिक्षण एवं मान्यता रद्द करने की शक्ति भी इसके पास होती है। इसकी भूमिका क्या है? योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षक तैयार करना। जैसे कि आप BEd कर रहे हो, आप BEd फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में BA BEd है जो इंटीग्रेटेड है या NTPC कोर्स है, ये सब कौन करवाता है? ये सब करवाती है। ठीक है। चौथा पॉइंट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, जो कि आपको पता है जो कि एक सेंट्रल लेवल की संस्था है जो कि भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड है। इसके अंदर आपको सदस्य 12 की परीक्षा का संचालन होता है, पाठ्यक्रम निर्माण होता है, नवाचार कौशल होता है और CC का मूल्यांकन होता है, राष्ट्रीय स्तर पर एक समान परीक्षा प्रणाली होती है। नेक्स्ट आपको सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी CABE, ये भी एक अलग प्रकार का बोर्ड है जो कि सर्वोच्च सलाहकार होता है। इसके अंदर आपको केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय होता है, शिक्षा नीतियों का परामर्श होता है, सुधारात्मक सुझाव होता है, विभिन्न समितियों का गठन होता है। भूमिका आप देख लेना, राज्य स्तरीय संस्था है जिसके अंदर आपको नियुक्ति संस्थान है, राज्य बोर्ड हो गया या SRT हो गया जो कि NCERT की तर्ज पर स्तरीय शाखा होती है जिसके अंदर राज्य पाठ्यक्रम का निर्माण करती है, शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक अनुसंधान, भूमिका स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो कि आपको RBSE बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आप ध्यान दें, जिसका अजमेर मुख्यालय होगा और परीक्षा संचालन करवाता है, पाठ्यक्रम निर्माण करवाता है, रीट भी करवाता है, प्रमाण पत्र प्रदान करता है, या 10वीं 12वीं की मार्कशीट यहीं से आती है। जिला शिक्षा अधिकारी DEO, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण हो गया, शिक्षकों की उपस्थिति, कार्य निष्पादन, ये सब ये कार्य करता है। ठीक है। और बाकी आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और आपके लिए क्लासेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पूरे PDF को अच्छे से पढ़ते हैं और आप नोट्स की क्लासेज ये लेते हैं तो मेरे हिसाब से इससे बाहर आपके लिए कुछ नहीं जाने वाला। ये नेक्स्ट आपके लिए क्लास भी क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है।
तो आप सभी विद्यार्थी से यही प्रयास करता हूं कि आप इस क्लास को अच्छे से देखें। मैं आपके लिए समय प्राप्ति हूं, क्योंकि इस क्लास को पूरे नहीं पढ़ा पा रहा हूं, क्योंकि 1 घंटे की क्लास होती है। 1 घंटे के अंदर आपको पूरा का पूरा कवर कराने का मेरा जिम्मा होता है। बाकी थोड़ा सा जितना हो सकता है फास्ट से फास्ट करवाता हूं। बाकी फिर भी आपको मैंने जितने क्वेश्चन करवाए उनको पढ़ के जाना। अगर कोई विद्यार्थी पीडीएफ लेने में समर्थ है तो वो जरूर लें। बाकी आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल कहीं से भी आप मैसेज कर सकते हैं। आपको इस क्लास की पीडीएफ या टोटल 4 पेपर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपका पूरा सिलेबस इसके अंदर कवर होगा। आपको लघुतरात्मक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको छोटे वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तुलनात्मक सारणी के माध्यम से, डाटा लास्ट के अंदर आपको एक पूरा क्विक रिवीजन के माध्यम से, ताकि आप अच्छे से अच्छे बीएड की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि बीएड के अंदर फीस लगती है और आपके एक गलत प्रयास से आपका वो भी सिलेबस या रिकॉर्ड खराब हो सकता है। आप नहीं चाहते कि आप फेल या बैक वाले सिस्टम के अंदर फंसे, और आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा सहायक रहेगी। तो आशा करता हूँ आपके लिए क्लास बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से देखना और शेयर करना जितना हो सके अपने कॉलेज के ग्रुप में, या आप अपने साथियों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस क्लास को लाइक करें। और पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सएप चैनल MGSU क्लासेस बीकानेर या इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप पीडीएफ के लिए मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसी के साथ आशा करता हूं आपका पेपर बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ जय हिंद।